नमस्ते बच्चों, हम अपनी इस वीडियो क्लास में सबसे पहले अपने पाठ मौसम के 4 दृश्यों यानी 6, 7, 8 और 9 को पढ़ेंगे। तो चलिए हम मौसम के 6वें दृश्य से पहले सूत्रधार की तरफ रुख करते हैं। सूत्रधार कहता है कि मौसम के बदलाव की वजह से कभी बारिश होती है तो कभी नहीं होती है। यह सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा है कि पूरा ऋतु चक्र ही परिवर्तित हो गया है। आप सभी को याद होगा कि जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, यही बताया जाता था। परंतु अब सब कुछ बदल गया है। बसंत ऋतु में बारिश हो जाती है तो गर्मी में ओले पड़ जाते हैं। हमने प्रकृति का दोहन किया है, इसलिए यह सब घटित हो रहा है। हमने उसे अपने स्वार्थ, पैसे और विकास के लिए लूट लिया है। हमारी अवधारणा यानी विचार से विकास ही सब कुछ है और इसके चलते हम ऐसी चीज करते हैं जिसका असर हाशिए पर खड़े अंतिम आदमी पर पड़ता है। बच्चों, अब हमारे सामने गीत क्रमांक 2 है, जिसमें जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित कर दिया है। मौसम के बदलने की दुहाई देते हुए कहा जाता है कि कभी यहाँ कुछ हो गया है तो कभी वहाँ कुछ हो गया है। परंतु गीत की अंतिम 2 लाइन के माध्यम से यही पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका बीज तो हम ही बोते हैं। यहाँ पर मुझे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए वाली कहावत याद आ रही है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। दृश्य क्रमांक 6 में व्यक्तियों के बीच बातचीत के माध्यम से यही पता चलता है कि किसान वर्ग दिन रात अपने खेतों में काम करता है और मेहनत करते हुए अनाज उगाता है। उसकी सारी उम्मीदें उस फसल पर टिकी होती हैं जिसको उसने अपने खेतों में खड़ी की है। उसके लिए किसान अपना घर तक बेच देता है, शहर से अच्छी कीटनाशक दवाइयां भी ले आता है, परंतु बरसात न होने के कारण उसकी फसल खराब हो जाने की संभावना बनी रहती है। वह ट्यूबवेल लगवा तो ले पर बिजली तो आती नहीं है। पानी का स्तर भी बहुत नीचे चला गया है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अच्छी और जल्दी फसल को उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक दवाई डालने की बात करता है। तो पहले व्यक्ति ने उसे मना करते हुए कमलेश का उदाहरण देता है और कहता है कि इन्हीं सब की वजह से उसका हाथ जल गया था। उसकी आर्थिक परिस्थिति भी ठीक नहीं थी, अतः उसने कर्ज लिया था, परंतु समय पर कर्ज न उतार पाने के एवज में उसने आत्महत्या कर ली। जरा सोचो कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। दूसरा व्यक्ति परेशान होते हुए कहता है कि वह क्या कर सकता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। उसका मानना है कि यदि बारिश समय पर आ जाती है तो सभी की समस्या खत्म हो सकती है और सभी खुशी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बच्चों, तीसरे गीत में काले काले बादलों से बरसने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है कि समय पर बरसात हो और सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। बच्चों, दृश्य क्रमांक 7 में नदी के किनारे कल कारखाने लगने की वजह से उसमें से निकलने वाला गंदा पानी उसका सारा जहरीला केमिकल पानी में बहा दिया जाता है, जिससे नदी में रहने वाले जीव जंतु, मछलियां मर जाती हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति मछलियां पकड़कर उसे बेचकर अपना घर चलाता है, उसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसे इस दृश्य में बताया गया है। पति पत्नी दोनों परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को खाना की जगह पर पानी पिलाकर सुलाना पड़ता है। इन परिस्थितियों से परेशान होकर वे गांव के जंगलों की तरफ रुख करना चाहते हैं, परंतु वहां का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जानकर उन्हें दुख होता है। आज विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। जिन जानवरों पर हम खाने, कपड़े और दूध के लिए निर्भर थे, वे जानवर ही नहीं रहे। खेत जला दिए गए, नदियां गंदी कर दी गईं। अब गांव में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ धुआं ही धुआं है। फैक्ट्रियों के कारखानों से निकलता हुआ धुआं, जिसने पूरे परिसर को प्रदूषित कर रखा है। इन सब से होते हुए लेखक नाटक के 8वें दृश्य में आंख और स्किन की समस्या पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर और मजदूर के संवादों के माध्यम से आज की सूर्य किरणों से होने वाले खतरे से हमें अवगत करने का प्रयत्न कर रही हैं। मजदूर की आंखों में जलन है। डॉक्टर का कहना है कि फैक्ट्री में काम करते हुए धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है। धूप से बचने के लिए आंखों पर चश्मा और पूरी बांह के मोटे कपड़े पहनने की सलाह डॉक्टर देता है, परंतु मजदूर विवश है, क्योंकि उसके पास यह सब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर की सलाह है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो यह सब खरीदना अनिवार्य है। बच्चों, यह बात तो सच है कि आज का पर्यावरण हमारे अनुकूल नहीं है। तेज धूप आंखों में एलर्जी, इन्फेक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। तेज धूप के कारण आंखों की पुतलियां भी झुलस सकती हैं। दरअसल स्किन कैंसर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज विकिरण के कारण होता है, जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेता है। सूरज की धरती पर सीधी पड़ने वाली विकिरण त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं और कोशिकाओं के अंदर डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रकृति हमसे कुपित है, इसका जिक्र लेखक ने अपने नुक्कड़ नाटक के 9वें दृश्य में बताया है। दृश्य क्रमांक 9 को भी देखेंगे, जिसमें लेखक ने उत्तराखंड की बाढ़ का जिक्र किया है। सभी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि पहाड़ पर बादल फटने की वजह से नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। ऐसा लग रहा है कि प्रलय आ गया है। सब कुछ पानी में बह रहा है, यहाँ तक कि घर भी बह रहा है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतने में एक महिला को बहती हुई पानी की धार से होते हुए अपने घर जाना है, पर लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। यह दृश्य कंपा देने वाला दृश्य है। महिला कहती है कि उसे घर जाना है, क्योंकि उसका बच्चा उसका इंतजार कर रहा है। मुझे उसके पास जाने दो, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, और दहाड़ मार कर रोती है, परंतु परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती हैं। बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने 9 दृश्यों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों को देखा, समझा और हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और हमें यहीं पर रुक जाना है, थम जाना है, नहीं तो आगे परिस्थितियां और भी बेकार हो जाएगी, हालात और भी नाजुक हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति को तो ईश्वर ने वरदान के रूप में हमें दिया है। उस ईश्वर की दी हुई वस्तु को हम स्वीकार करें, नकारें नहीं, उसका संभल कर इस्तेमाल करें और उसका दुरुपयोग करना बंद करें। बच्चों, यहाँ पर मौसम के बदलने की वजह से हर एक व्यक्ति परेशान है और लाखों लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम का बदलता चक्र
कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी सूखा, पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर पड़ता है हम सबकी जिंदगी पर। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जल, जमीन और जंगल लगातार दूषित होते चले जा रहे हैं। खेती की जमीन खत्म हो रही है, सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम ही हैं। हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि मौसम अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और समुद्र किनारे के इलाकों में हर जगह मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं। मरता कौन है? किसान, गरीब, आदिवासी, साधन विहीन आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। कभी सूखे से मरता है, कभी बाढ़ से मरता है, तो कभी कर्ज में डूब कर मरता है। प्रकृति के समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों का पानी दूषित कर रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ओजोन परत पर भी असर पड़ रहा है। शहरों में वाहनों की बेइंतहान तादाद भी बढ़ा दी है। नतीजा यह है कि जहरीली गैस हमारी सेहत को बर्बाद कर रही है। बच्चों, यहाँ पर फीलर्स भी हैं जो आपस में संवाद करते हुए एक दूसरे से प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं और उसका जवाब भी एक दूसरे को दे रहे हैं। बच्चों, फीलर्स में टोटल 7 मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें से पहला और अहम मुद्दा, पेट्रोल डीजल यूज नहीं करेंगे तो कल कारखाने, ट्रेनें और गाड़ियां कैसे चलेंगी? थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिक्स हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इस पर जवाब देते हुए दूसरा व्यक्ति कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ओजोन की परत ही खत्म हो रही है और उसमें छेद होता चला जा रहा है। मौसम, खेती और कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। पशु पक्षी भी गायब होते चले जा रहे हैं। पानी, हवा, जमीन और हमारे शरीर में जहरीली गैसें फैल रही हैं। क्या यह असर नहीं है? हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर परिस्थितियों से मुंह मोड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि खेतों में यूरिया कीटनाशक दवा न डालें तो खेतों में अच्छी फसल कैसे हो और अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? यह सब करने से जमीन बंजर हो रही है। यूरिया की वजह से तो सब्जियों में केमिकल आ रहा है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। यदि कल कारखाने न लगाए जाएं तो विकास कैसे होगा? यह प्रश्न उठाया गया है। इसके उत्तर में बताया गया है कि कल कारखाने और विकास करने से कोई परहेज नहीं है, परंतु ये सब वहां न लगाएं जहां खेती की जाती है। यदि कारखाने लगाए जाएंगे तो जंगल कटेगा और जंगल के कटने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। बच्चों, चौथे व्यक्ति का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या लेना देना है। यदि गर्मी पड़ेगी तो हम एसी लगा लेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा व्यक्ति इसका उत्तर देते हुए कहता है कि आज नहीं इसका फर्क पड़ रहा है तो कल आने वाले समय में जरूर पड़ेगा। खूब एसी चला लो, परंतु रहना तो इस दुनिया में ही है। पांचवा सवाल यह उठता है कि फलां के घर में 20-20 एसी है, उससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है। स्विमिंग पूल का पानी रोज बदल जाता है। 3-3 गाड़ियां हैं, पूरे परिवार के लिए अलग अलग गाड़ी है और उनके कुत्ते के लिए भी अलग से एक गाड़ी है। पैसा है तो खर्च करेंगे ही।
इसका उत्तर यह है कि जितना चाहे पैसा खर्च कर सकते हैं, परंतु नेचुरल रिसोर्सेज को खर्च करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह तो सभी का है। तो कोई एक व्यक्ति उसे इतना अधिक कैसे खर्च कर सकता है? वह तो किसानों, गांव वालों, गरीबों और हम सब का है। इसका फर्क पड़ता है साधन विहीन लोगों को। फर्क उनको पड़ता है जिनके पास कुछ भी नहीं है। लेखक का कहना है कि ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि गैस, तेल, कोयला इत्यादि अधिक मात्रा में है, यह कभी खत्म नहीं होगा। पर सवाल यह उठता है कि गैस कितने साल तक चलेगी? कोयला, पेट्रोल और डीजल कितने साल तक चलेगा? यदि मान लिया जाए कि हमारे लिए यह सब पर्याप्त मात्रा में है, ऐसा करके हम आने वाली पीढ़ियों को अंधे युग में धकेल रहे हैं। क्या अब हम यह चाहते हैं कि लोग पानी के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करें? वैसे बच्चों, इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। लेखक का मानना है कि अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर चलना पड़ेगा। खाना खाने के लिए लोग एक दूसरे को नोच डालेंगे। प्रकृति से खिलवाड़ और उसे बर्बाद न करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सब संभाल कर रखना जरूरी है। इसी में हम सबकी भलाई है। बच्चों, छठवां प्रश्न यह है कि दवाई की फैक्ट्री का वेस्ट समुद्र में बहकर जाता है, जिसकी वजह से लाखों मछलियां मरती हैं और समुद्र के सहारे अपनी जीविका चलाने वाले बेरोजगार हो जाते हैं। सभी पशु पक्षी भी गायब हो रहे हैं, क्योंकि समुद्र प्रदूषित हो रहा है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, परंतु फैक्ट्री वालों को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो पैसा चाहिए और उन्हें पैसा मिलता है। उनका तो मानना है कि इतने बड़े समुद्र में केमिकल जाकर डाइल्यूट हो जाएगा, परंतु उसका खामियाजा बेचारे बेजुबान जानवरों को भुगतना पड़ता है। लेखक ने 7वें मुद्दे में हाइड्रो प्लांट की तरफ इशारा किया है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि हाइड्रो प्लांट नहीं लगाएंगे तो बिजली कहाँ से पैदा होगी? लेखक का मानना है कि सोलार प्लांट इतने महंगे क्यों हैं? जितनी कीमत में न्यूक्लियर प्लांट लगता है, उतनी ही कीमत में हजारों विंड मिल लगाए जा सकते हैं और करोड़ों लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। इसे हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। जितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पर रिसर्च करना चाहिए और एक्शन लेना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? लेखक इन प्रश्नों के माध्यम से सब नुक्कड़ नाटक देखने वाले लोगों के मन में प्रश्न के बीज डाल रहे हैं, ताकि लोग भी सोचें, समझें और सतर्क रहें। लेखक का मानना है कि श्रीनगर, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, भोपाल गैस कांड में जो हुआ, क्या यह सब चेतावनी नहीं है कि अब भी हम संभल जाएं? अतः लेखक ने इशारा करते हुए यह कहा है कि यदि हम सब ऐसे ही प्रकृति का दोहन करते रहेंगे तो अगली तुम्हारी बारी आएगी। अतः हम संभल जाएं। लेखक कहते हैं कि जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं, बहुत जल्द ही वह हमारी पूरी सभ्यता को भी बर्बाद कर सकता है। अब वो समय आ गया है कि हम वक्त रहते ही संभल जाएं, उसके बारे में सोचें और उचित कदम उठाएं। अतः यह नुक्कड़ नाटक मौसम इस गीत से समाप्त होता है। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, की प्रकृति हंस पड़ेगी। बच्चों, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम अपने इस नाटक के स्वाध्याय को भी देख लेते हैं। आ का एक कारण लिखिए। क, किसान ट्यूबवेल नहीं लगा पाता।
पहला, खेतों में बिजली नहीं आती। दूसरा, धरती के नीचे का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। ख, पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। पहला, लोग प्लास्टिक की थैलियाँ, खाली डिब्बे और बोतलें नालियों में फेंक देते हैं, जहाँ से वह कचरा नालों और सीवरों में चला जाता है। दूसरा, जब बारिश होती है तब यह सारा कचरा और प्लास्टिक पानी की निकासी को रोक देता है और पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। 2, लिखिए, कीटनाशकों के परिणाम, भूमि बंजर हो जाती है। दूसरा, कीटनाशकों का प्रयोग करने से हाथ जल जाता है। ख, विकास के नाम पर किया गया। पहला, प्रकृति के सारे जंगल काट दिए गए, अब वहाँ कुछ नहीं बचा है। कीटनाशकों के प्रयोग से जमीन बंजर होती जा रही है। तीसरा, हवा को, फैक्ट्रियों के कारखानों से निकलते धुएं ने पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। ग, एसी से निकलने वाली गैस से यह होता है, ओजोन परत में छेद हो जाता है। हम अपने मौसम पाठ के अभिव्यक्ति को देख लेते हैं। पहला, बंजर होती जा रही खेती को बचाने के उपाय अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिख पाएंगे, क्योंकि पाठ के आधार पर ही आपको अपनी बात लिखनी है और अपनी बात यहाँ पर रखनी है। ठीक है। दूसरा, जल संवर्धन आज की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रश्न के उत्तर को भी स्वयं ही लिख पाएंगे। बाकी 3 और 4 प्रश्न जो हैं वो अनमोल जिंदगी के हैं, जिसे हम अनमोल जिंदगी को पढ़ने के बाद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न, मौसम नुक्कड़ नाटक में वर्णित समस्याओं पर प्रकाश डालिए। पाठ के आधार पर जो भी समस्याएं आई हैं आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा, विकास का सीधा असर पड़ता है लोगों की जिंदगी पर, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, विकास के बारे में मौसम पाठ में बहुत सारी जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बाकी के 3 और 4 प्रश्न जो हैं वो अनमोल जिंदगी के हैं। जैसा मैंने पहले बताया है कि उस पाठ को पढ़ने के बाद ही इन प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह नाटक मौसम आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इससे बहुत प्रेरित हुए होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा नुक्कड़ नाटक का अ भाग मौसम समाप्त होता है। अब हम अपने इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।